जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग आगामी परीक्षाओं के लिए टॉप 50 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के तौर पे लेकर के आए हैं। दोस्तों, इस टॉप 50 क्वेश्चनों को एक कंबाइंड टेस्ट है। इसमें सभी जीएस जीके के सब्जेक्ट शामिल हैं। एक कंबाइंड टेस्ट के रूप में हम लोग इसको आज देखने वाले हैं। इसमें हम लोग टेस्ट देखेंगे और उसका क्वेश्चन देखेंगे और उसका सल्यूशन भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक सामाजिक दस्तावेज है। महत्वपूर्ण सामाजिक दस्तावेज है, ये किसने कहा था? ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, ग्रैनविल ऑस्टिन, एमवी पाइली, केसी वेयर। तो आपके 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब क्या है आप लोग कमेंट करिए। इसका सही जवाब है ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक सामाजिक दस्तावेज है। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो ग्रैनविल ऑस्टिन भारतीय संविधान के एक अमेरिकन इतिहासकार थे। 2011 में भारतीय संविधान के निर्माण और कार्य पर उनके लेख के लिए इन्हें भारत के गणतंत्र एवं चौथे स्वतंत्र नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। यह कथन किसका था? तो ऑस्टिन का था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने निदेशक सिद्धांतों को बैंक द्वारा देय चेक के रूप में वर्णित किया है जब बैंक के संसाधन अनुमति देते हैं? तो ये किसने कहा था? तो इसका सही जवाब क्या है? सीडी देशमुख, ग्रैनविल ऑस्टिन, आइवर जेगिंस या केटी शाह। तो यह सही जवाब किसका है? केटी शाह। तो इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं कि केटी शाह ने निदेशक सिद्धांतों को बैंक द्वारा देय चेक के रूप में वर्णित किया था जब बैंकों के संसाधन अनुमति देते हैं इसकी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। इसमें काफ़ी आपको क्वेश्चन देखने को ऐसे मिलेंगे जो अभी तक आप लोगों ने हल नहीं किया है, क्योंकि इसमें हमने सभी एग्जाम, चाहे वो वनडे एग्जाम हो या सिविल सर्विसेज हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, सबके क्वेश्चनों को इसमें कंबाइंड रूप से सम्मिलित किया है। एक जोरदार टेस्ट के रूप में आपके सामने इसको ले करके आए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर व्यापार, धर्म और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र था और गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में भी इसे राजधानी भी बनाया गया था? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन आपके हैं बनारस, उज्जैन, पाटलिपुत्र और कौशाम्बी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है उज्जैन। क्या इसका सही जवाब है? उज्जैन। इसकी व्याख्या देखते हैं। उज्जैन गुप्त शासकों की शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था। उज्जैन मध्य प्रदेश का एक पवित्र शहर के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट हुआ है। किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? ऑप्शन आपके क्या हैं? चार्टर अधिनियम 1853, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए, जितने भी संविधान में भारतीय संविधान को आप सभी जानते हैं, कई देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद वहाँ से चीज़ों को उठा करके लिखा गया है। जैसे मूल कर्तव्यों को अमेरिका के संविधान से लिखा गया है, नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिखा गया है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो इस तरीके से सम्मिलित किया गया है। तो जो भारत सरकार अधिनियम है, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? तो भारत सरकार अधिनियम का। लगभग 250 से अधिक आर्टिकल भारत सरकार अधिनियम से ही प्रेरित हैं। चलिए, तो इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया है। चलिए, कश्मीर विवाद का मुख्य कारण क्या था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा भी गया है यूपीपीसीएस में। कश्मीर विवाद का मुख्य कारण क्या था? धार्मिक अंतर, क्षेत्रीय विवाद या राजनीतिक असहमति या सामाजिक
विभाजन। तो इसका सही जवाब क्या था? क्षेत्रीय विवाद। क्या है इसका सही जवाब? क्षेत्रीय विवाद। कश्मीर विवाद का मुख्य कारण क्षेत्रीय विवाद था। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। पाकिस्तान इसे अपना हिस्सा मानता है जबकि भारत इसे अपनी संप्रभुता का हिस्सा मानता है। तो आप सभी जानते हो कि भारत और कश्मीर के बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर मुद्दे को लेकर के क्षेत्रीय विवाद के रूप में हम लोग देखते हैं। भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपको यह जवाब बताना है। ऑप्शन है उड़ीसा, झारखंड, बिहार और राजस्थान। तो बताइए कि भारत में मैंगनीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? तो इसका सही जवाब है उड़ीसा। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में मैंगनीज अयस्क का सर्वाधिक भंडार उड़ीसा में है जबकि सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश में है। और इसमें क्या पूछा गया है एक बार हम लोग ये देख लेते हैं। भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्पादन में ये यहाँ पे भंडार होना चाहिए था, भंडार। तो भंडार में क्या बताया? उड़ीसा है, जबकि उत्पादन में क्या है? तो मध्य प्रदेश है। यहाँ पे थोड़ा सा आप यहीं पे लिख लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा कि उत्पादन में मध्य प्रदेश है जबकि भंडार में क्या है? उड़ीसा है। ठीक है। चीन विश्व में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगर विश्व की बात करें तो चाइना है और भारत में बात करें तो एमपी उत्पादन में है और भंडार में कौन सा है? उड़ीसा है। भंडार में कौन सा है? उड़ीसा है। ठीक है। विश्व का लगभग 37% मैंगनीज चीन उत्पादित करता है। संपूर्ण विश्व का अगर देखा जाए तो 37% मैंगनीज चीन उत्पादित करता है। अगला हम लोग देखते हैं खिलजी वंश के बाद। खिलजी वंश के बाद अगर देखा जाए किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था? ऑप्शन है लोधी वंश, तुगलक वंश, राजपूत वंश, सैयद वंश। तो इसका सही जवाब क्या है? तो खिलजी वंश के बाद तुरंत तुगलक वंश ने शासन किया था। खिलजी वंश के ठीक बाद जो शासन था दिल्ली पे किसका था? तो तुगलक वंश का था। इनका अगर शासन काल देखा जाए तो तुगलक वंश का 1320 से 1414 तक दिल्ली में इन्होंने शासन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है 2002, 2001, 2003, 2000 में। तो आप इसका बताइए सर्व शिक्षा अभियान इसको कब चालू किया गया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी है 2001 में सर्व शिक्षा अभियान को शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी और इसका उद्देश्य आप सभी जानते हैं कि 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा मुफ्त में दी जाए। तो ये इसका मेन उद्देश्य था सर्व शिक्षा अभियान का। और इसकी शुरुआत किसने करी थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ था सर्व शिक्षा अभियान का। ठीक है, 2001 में। चलिए यही इसकी व्याख्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना और इसकी शुरुआत करी थी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सन 2001 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 54। तो बताइए कौन सा अनुच्छेद है जो संघ की कार्यपालिका के शक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 53 है जो बताता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यह बात बताता है अनुच्छेद 53। तो यही इसका सही जवाब है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग कि अनुच्छेद 53 संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संविधान के अनुसार इसके द्वारा या तो सीधे या उनके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका प्रयोग किया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति में ही ये पावर निहित होगी। आर्टिकल 53 बताता है संघ की जितनी भी शक्ति है या तो वह स्वयं करेगा या फिर अपने दिशा निर्देश पे अपने जिनके भी उसके नीचे काम करने वाले अधीनस्थ होंगे उनके द्वारा यह कार्य कराया जाएगा। अगला है संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है। ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपनी रिपोर्ट डैश को प्रस्तुत करता है, यानी किसको प्रस्तुत करता है? तो आपको बताना है सही जवाब लोक सेवा आयोग, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री या राष्ट्रपति। यानी कहने का मतलब है कि जो यूपीएससी है हर वर्ष अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? तो इसका सही जवाब क्या है? राष्ट्रपति।
यानी जो यूपीएससी का जो चेयरमैन होता है वो राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट हर वर्ष प्रस्तुत करता है। चलिए इसका देखते हैं हम लोग कि संघ लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष अपने कार्यों के लेखे जोखे संबंधी प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो इसका सही जवाब क्या था? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एशियाई शेर कहाँ पे पाए जाते हैं? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं केरल, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु। तो आप सभी जानते हैं एशियाई शेरों के लिए एक ही जगह फेमस है, वो भी कौन सा है? गुजरात। एशियाई शेरों के लिए गुजरात फेमस है, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि एशियाई सिंह वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? पंथेरा लियो पेरेसिका शेर की एक प्रजाति है जो केवल भारत के गुजरात राज्य में पाई जाती है, इसलिए इसे भारतीय शेर भी कहा जाता है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, 1991 में निम्नलिखित में से कौन भारत के वित्त मंत्री थे? एसएससी एमटीएस में पूछा गया था क्वेश्चन, 1991 में निम्नलिखित में से कौन से भारत के वित्त मंत्री थे? ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी, अरुण जेटली, पी चिदम्बरम, मनमोहन सिंह। तो इसका सही जवाब बताइए कि कौन थे भारत के वित्त मंत्री? बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि ये वही व्यक्ति हैं जो भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे भी कार्य किए थे। तो वो ऑप्शन इसका सही क्या है? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह 1991 में भारत के एक वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। चलिए इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मनमोहन सिंह ने 1991 में आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री थे, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदराबाद डैश किसका मुख्यालय है? ये एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। एनटीपीसी जो 2015 में हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। किसका मुख्यालय है? दक्षिणी रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिणी मध्य रेलवे या दक्षिणी पूर्व रेलवे? तो बताइए ये किसका मुख्यालय है? तो दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद किसका मुख्यालय है? तो दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय है। दक्षिणी मध्य जो रेलवे है इसका गठन कब हुआ था? तो आप सभी जानते होंगे 2 अक्टूबर 1966 में इसका गठन किया गया था। 2 अक्टूबर 1966 में इसका गठन किया गया था। चलिए अब हम लोग इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। सिकंदराबाद दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय है जिसका गठन 2 अक्टूबर 1966 को किया गया था, ये हमने आपको बताया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय में कितनी अनुदैर्ध्य समानांतर श्रेणियां हैं? हिमालय में कितनी अनुदैर्ध्य समानांतर श्रेणियां हैं? तो बताइए 3, 5, 6, 4। बताइए कितनी श्रेणियां हैं? तो आप सभी जानते हैं कि इसकी 3 श्रेणियां हैं। तो अगर 3 श्रेणियों के नाम पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? ग्रेटर हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय के रूप में जाना जाता है। ग्रेटर हिमालय उसी को वृहद हिमालय कहते हैं, इसके बाद लघु हिमालय और अगला है बाह्य हिमालय के रूप में जानते हैं। तो कितनी श्रेणियां हैं? तो 3 श्रेणियां हैं, इसको आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, हिमालय पर्वतमाला 3 समांतर श्रेणियों में विकसित है, जिसमें से हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय के रूप में हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्णपाती वन किस प्रकार के वृक्षों से भरे होते हैं? पर्णपाती वन किस प्रकार के वृक्षों से भरे होते हैं? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन है बांस, ओक, पाम या देवदार। तो बताइए कि पर्णपाती वन जो होते हैं वो किस प्रकार के वृक्षों से भरे होते हैं। अब आपको हिंट के तौर पे ये बता दें कि जो इनका विस्तार होता है उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे मैदानी भागों में ये पाए जाते हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? बांस, ऊख, पाम, देवदार। और वर्षा की अगर बात करें तो 70 से लगभग 200 सेंटीमीटर के बीच इनकी वर्षा होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऊख। ऊख के जो पर्णपाती वन है वो ऊख के वृक्षों से सर्वाधिक मात्रा में भरे होते हैं और इनका विस्तार कहाँ पे होता है? बिहार और यूपी में। चलिए देखते हैं, ये वन प्रायद्वीपीय में अधिक वर्षा वाले भाग उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। ये वन बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, ये मानसूनी वन भी इन्हें कहा जाता है। 70 से 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा वाले ये क्षेत्र में
पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी हम लोग इन क्वेश्चनों को कवर करेंगे। आप चाहो तो इसकी स्पीड बढ़ा लेना और तेजी के साथ इन चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे नई दिल्ली में लाल किले पे झंडा कौन फहराता है? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे नई दिल्ली में लाल किले पे झंडा कौन फहराता है? सशस्त्र बलों के प्रमुख, भारत के प्रधानमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री या भारत के राष्ट्रपति? तो बताइए कौन फहराता है? तो आप सभी जानते हैं कि लाल किले पे झंडा पीएम फहराते हैं, यानी भारत के प्रधानमंत्री जी फहराते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन के तौर पे इसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर लेते हैं। 15 अगस्त के सार्वजनिक समारोह के बाद 16 अगस्त को जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से तिरंगा फहराया था। इसके बाद स्वतंत्रता दिवस पर देश के प्रधानमंत्री लाल किले पे ध्वजारोहण करते हैं। ये हर साल की परंपरा है। भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में दल चरमपंथियों और नरमपंथियों, चरमपंथियों का मतलब है गरमपंथियों, ठीक है, गरम और नरमपंथियों में विभाजित हो गया था? भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल दोनों विभाजित हो गए थे? ऑप्शन है आपका सूरत अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, बनारस अधिवेशन या मद्रास अधिवेशन। तो आप बताइए कि किस अधिवेशन में ये चीज़ें आपको देखने को मिली थी? तो ये है सूरत अधिवेशन। आप सभी जानते हैं कि 1907 में जब सूरत अधिवेशन हुआ उस समय नरम दल और गरम दल दोनों क्या हुए थे? दो भागों में बट गए थे। इसी को सूरत विभाजन के रूप में भी हम लोग जानते हैं, सूरत विभाजन के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो सन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था, जिसमें कांग्रेस के गरम दल और नरम दल दोनों दो भागों में बट गए थे। इसी सूरत अधिवेशन के भी नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में इसको पूछा गया है। ऑप्शन है चंपारण, अहमदाबाद, नमक सत्याग्रह या खेड़ा आंदोलन। आप सभी को वो कहानी याद होगी जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे सन 1915 में, और उसी दिन से हम लोग उसी समय से उसी साल से प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाने लगे थे। और यह वही वक्त है कि उसके बाद सर्वप्रथम पहला सत्याग्रह गांधी जी ने किया था। तो किस स्थान पे किया था यह बात आपसे पूछ रहा है। तो आप लोग बताइए चंपारण, अहमदाबाद, नमक सत्याग्रह या खेड़ा सत्याग्रह? तो आप सभी जानते हैं कि उनका पहला जो आंदोलन सत्याग्रह आंदोलन था 1917 में हुआ था, और वो जगह कौन थी? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण में उन्होंने सबसे पहला अपना आंदोलन किया था। चलिए देखते हैं हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन कि महात्मा गांधी नेतृत्व में भारत का जो पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण था, इसकी शुरुआत 1917 में बिहार के चंपारण जिले से हुई थी। यह सत्याग्रह ब्रिटिश नील नीति के विरोध में था, जो नील की खेती के विरोध में यह आंदोलन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान को वैज्ञानिक इतिहास का जनक कहा जाता है? इतिहास का जनक कहा जाता है। तो बताइए इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? वैज्ञानिक, सॉरी, इतिहास का जनक नहीं है। इतिहास का जनक तो आप सभी जानते हैं किसे कहा था? हेरोडोटस को। लेकिन वैज्ञानिक इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सुकरात, थ्यूसिडाइस, प्लेटो या हेरोडोटस। तो बताइए किसको कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है क्या? ऑप्शन बी, थ्यूसिडाइडस को कहा जाता है वैज्ञानिक इतिहास का जनक। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च का प्रारंभ कब किया था? 1930, 42, 20 और 47। तो आप सभी जानते होंगे, आपको डेट थोड़ी सी याद होगी कि 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च का प्रारंभ किया था, और ये डेट थी 12 मार्च। तो 12 मार्च 1930 की वो डेट है जब गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में ये दांडी मार्च का प्रारंभ किया था। तो चलिए इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। 12 मार्च 1930 को
दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी कब? 12 मार्च 1930। या मार्च ब्रिटिश शासन के नमक कर के खिलाफ था। इस आंदोलन में भारत में असहमति और असंतोष की भावना को बढ़ावा दिया। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ असहमत के रूप में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ था। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 12 मार्च 1930 में। किसके विरोध में था? तो नमक कर के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था। अगला हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। अब देखो, यह क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। इस बात में, इस क्वेश्चन में कहीं भी यह बात नहीं पूछी गई है कि मूल संविधान की बात कर रहे हैं या वर्तमान संविधान की बात कर रहे हैं। देखिए, दोनों में डिफरेंस है। अगर मूल संविधान की बात करेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा 395, और वर्तमान की बात करेंगे तो 462, और हम कहें 465 प्लस आर्टिकल इसमें हो चुके हैं। मूल संविधान में भाग कितने थे? तो मूल संविधान में 22 भाग थे, जबकि वर्तमान में 25 भाग हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, जबकि वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो इस तरीके से डिफरेंस करके हम क्वेश्चनों को देख सकते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, तो आप 365 इसमें 395 इसमें आप लगा सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो आप सभी जानते हैं, ऑप्शन है 1885, 57, 1900 या 1920। तो बताइए इसका सही जवाब क्या? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? तो देखिए, 1885 में इसकी स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। वो डेट थी 28 दिसंबर 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी गई। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई? तो आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना का एक ही उद्देश्य था कि हम भारतीय लोग अंग्रेजों तक अपनी कैसे बात पहुंचाएंगे। इसके लिए एक मंच तैयार किया गया था, इसके लिए एक कमेटी थी, इसके लिए एक मंच था कि हम इस राष्ट्रीय कांग्रेस जो समिति है, कमेटी है, इसके माध्यम से हम लोग अपनी बात को अंग्रेजों के समक्ष, अंग्रेजों के उच्च अधिकारियों के समक्ष रख पाएंगे। चलिए, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय शासन में एक सशक्त राजनीति मंच प्रदान करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अब देखो, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। देखो, इस क्वेश्चन में भी कुछ चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है कि इस क्वेश्चन में ना तो उसने जनसंख्या के अकॉर्डिंग पूछा है और ना ही उसने क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछा है। जनसंख्या के अकॉर्डिंग आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे पहले है, और अगर एरिया की बात करें तो राजस्थान इसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अब इन दोनों क्वेश्चनों में आपको देखना पड़ेगा, दोनों चीज़ें यहाँ पे निकल के आई हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है। दोनों चीज़ें आपको हमने अच्छे से समझा दी। चलिए, अब अगला देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन है आपके 1935, 1947, 1950 या 1960। तो बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की स्थापना कब की गई? RBI की स्थापना कब की गई? तो देखिए, RBI की जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935 में की गई। कब की गई? 1 अप्रैल 1935 में की गई। चलिए, देखते हैं हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन। ये लिखा है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय मुद्रा की आपूर्ति और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है। यह भारतीय वित्तीय प्रणालियों का केंद्रीय बैंक है, यानी RBI ही वो बैंक है जो अन्य सभी बैंकों को क्या देता है? ऋण देता है, पैसा देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन आपके क्या है?
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन या हामिद अंसारी। तो बताइए इसमें कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति, जैसे भारत के पहले अगर राष्ट्रपति पूछता तो आप बता देते कि कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपराष्ट्रपति का नाम क्या था जो भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति बने थे? और आपको जानकारी के लिए बता दें कि 1952 से लेकर के 1962 तक इनका कार्यकाल भी रहा था। और ये एक तरीके से लगभग लगभग इन्होंने 10 साल तक उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। तो इनका सही जवाब है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो 1952 से 1962 तक उपराष्ट्रपति के तौर पे रहे थे। तो चलिए इनका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति थे, पहले उपराष्ट्रपति जो 1952 से 1962 तक इन्होंने उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि चंद्रमा पर मानव कदम किसने रखा था? चंद्रमा पर पहला मानव कदम किसने रखा था? ऑप्शन है यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रांग या ब्रज एल्ड्रिन या जॉन ग्लेन। तो बताइए कि चंद्रमा पर पहला मानव कदम किसने रखा था? तो आपको डेट हम याद दिला सकते हैं कि 1969 वो डेट है जब चंद्रमा पे पहला कदम रखा गया था। वो 20 जुलाई की बात है, 20 जुलाई 1969 की बात है जो चंद्रमा पे पहला कदम रखा था। तो इसका सही जवाब है नील आर्मस्ट्रांग थे, जिन्होंने इंसान के रूप में चंद्रमा पे पहला कदम रखा था। और ये किस मिशन के तहत गए थे? तो अपोलो 11 मिशन, आपने सुना होगा, अपोलो 11 था मिशन जिसके तहत ये चंद्रमा पे भेजे गए थे। ये पहले व्यक्ति थे जो एक मानव रहित मिशन के तौर पे इन्होंने चंद्रमा पे पहला कदम रखा था। तो आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पे कदम रखने वाले पहले इंसान बने थे। इन्होंने अपोलो 11 मिशन के तहत चंद्रमा पर कदम रखा और ऐतिहासिक घटना के बाद यह वाक्य प्रसिद्ध हुआ कि यह एक आदमी के लिए एक छोटा कदम लेकिन मानवता के लिए एक विशाल छलांग थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के शेर के नाम से जाना जाता है? भारत में किसे भारत के शेर के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या लाला लाजपत राय। बताइए किसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों जो लोग सीरियस होकर के पढ़ाई कर रहे हैं, जीएस के सभी जितने भी आप चाहे वो पूरी केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो या अन्य सेगमेंट हो, सभी को आप जा कर के चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से जा कर के आप देखिएगा तो एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स आपको अवेलेबल है। आप वहाँ से जा कर के नोट्स देख करके, वीडियो देख करके उसका नोट्स आसानी से बना लीजिएगा। बताइए इसका सही जवाब भारत का शेर के नाम से जाना जाता है? आपको हिंट के तौर पे इतनी बात बता सकते हैं कि 1928 में लाठी से पीट करके इनकी मतलब लाठी से इनको पीटा गया था और इनके बाद इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो इनका सही जवाब है लाला लाजपत राय। 1928 में एक आंदोलन के तहत इनकी पिटाई हुई थी, तो लाठी पड़ने की वजह से इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो इसे ही भारत का शेर के रूप में जाना जाता है। तो लाला लाजपत राय भारत के शेर कहा जाता है। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी और ब्रिटिश पुलिस के अत्याचारों का विरोध किया था। 1928 में लाठी से पीटकर घायल किया गया और इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946 या 26 नवंबर 1949। तो आप सभी जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 11 दिसंबर को एक बैठक होती है जिसके स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो 9, 11, 13 आपको सीक्वेंस से ये डेटें याद रखनी है। तो 9 दिसंबर को सबसे पहली बैठक की गई थी। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन है आपका अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर।
तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपको हिंट के तौर पे बता दें कि ऐसा महासागर जिसका आकार अंग्रेजी की ओ अक्षर जैसा है। यह वही महासागर है जिसका दिन प्रतिदिन संकुचन हो रहा है। बताइए, हमने महासागर आपको पढ़ाया है, ट्रिक के द्वारा भी पढ़ाया है, तो आप जा करके वीडियो के प्लेलिस्ट में जा करके देखिएगा, वहाँ से आप वीडियो को देख लीजिए। आकार ओ आकार का है, इसका संकुचन हो रहा है, सबसे ज़्यादा गहरा भी यही है, और इसमें एक विश्व की सबसे गहरी गर्त पाई जाती है जिसको बोलते हैं मारियाना गर्त या मारियाना ट्रेंच। अब आप समझ गए होंगे कि यह बात किसकी हो रही, प्रशांत महासागर की। देखिए, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है जो लगभग इतने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बीच में स्थित है। चलिए, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? बताइए, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 15 अगस्त 2014, 2 अक्टूबर 2014, 1 जनवरी 2015, 26 जनवरी 2015। तो इसकी शुरुआत देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। और हिंट के तौर पे आपको बता दें कि इस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। तो 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत करी थी, स्वच्छ भारत मिशन की। अगला देखते हैं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में लाहौर का नाम किस कारण से प्रसिद्ध हुआ? भगत सिंह का जन्म स्थल ही है, चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी हुई, या चितगांव शस्त्रागार कांड, या जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए? तो बताइए लाहौर किसके लिए फेमस है? तो आप सभी जानते हैं कि एक भारत के एक ऐसे व्यक्ति जो देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गए थे, तो उनके लिए जाना जाता है। उनको फांसी दी गई थी, तो उनकी वो जन्मभूमि है, तो भगत सिंह है जिनकी वो जन्मभूमि है लाहौर। ठीक है, इनका जो अगर जन्म की बात करें तो इनके जो जन्म हुआ था तो 28 सितंबर 1907 का इनका जन्म हुआ था। चलिए, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भगत सिंह का जन्म स्थली के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को लाहौर में हुआ था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे और उनके कार्यों ने युवा भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो आपको ये बताना है कि भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। ऑप्शन है कंचनजंगा, एवरेस्ट, नंदा देवी, धौलीगंगा। तो आप एक बात याद रखिएगा कि यह पूछ रहा है भारत में, और एवरेस्ट हमारा कहाँ है? भारत में नहीं है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी है? 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है। और आप सभी जानते हैं कि यह कहाँ पे है? तो सिक्किम में स्थित है, और सिक्किम और जो नेपाल की बॉर्डर है वहाँ पे यह स्थित है। चलिए, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है, और यह सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। भारत विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है? भारत विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है? मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता। तो कमेंट करके आप बताइए कि ये कहाँ पे स्थित है। तो देखिए, भारत विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु में। अगर ये बात करें कि जो भारतीय विज्ञान संस्थान है, इसका यह प्रमुख शैक्षिक शोध संस्थान के रूप में जाना जाता है। चलिए, अगला हम लोग देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एवं या वुडलियो विलियम। तो कौन थे? तो आपको यह बताना है। तो बताइए आप लोग कि कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। ये क्वेश्चन आप कमेंट करके हमको जवाब बताइएगा। इसको ऊपर हमने आपको बताया भी था, इसका सही जवाब आप हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? भारत का पूछ रहा है द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, सेंट्रल द्वीप या मलय द्वीप।
तो बताइए कि भारत का सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है कौन सा है। आपको हिंट के लिए बता दें कि उसमें आज तक लगभग 572 प्लस द्वीप खोजे जा चुके हैं। कितने? 572 प्लस द्वीप खोजे जा चुके हैं और वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो आप सभी समझ ही चुके होंगे कि यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात की जा रही। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, भारतीय थल सेना की स्थायी शाखा जिसको एनडीए बोला जाता है कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, पुणे, खड़गवासला या देहरादून, यानी उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी जानते हैं कि एनडीए का जो ये पुणे के पास स्थित है, लेकिन वो जगह कौन सी है? तो खड़गवासला है। ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, भारत के किस राज्य में लोनार झील स्थित है? भारत के किस राज्य में लोनार झील स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आप इसका सही जवाब बताइए कि भारत के किस राज्य में लोनार झील स्थित है? बताइए। आप सभी जानते हैं कि लोनार झील का जो निर्माण होता है तो उल्कापिंड के गिरने की वजह से होता है और इसे राष्ट्रीय धरोहर के रूप में भी पहचान दी गई है। तो आप बताइए कि ये कहाँ पे है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील। ठीक है। यह उल्कापिंड के गिरने की वजह से जो गड्ढा हो जाता है उसी में जब वर्षा का पानी भरता है तो एक झील का आकार ले लेता है, तो उसी को कहते हैं हम लोनार झील। और यह क्या है? मीठे और खारे पानी की झील होती है। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए आप लोग जाइए देखिएगा इतिहास का, जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसमें देखिएगा तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हमने संपूर्ण, इसमें 3 क्वेश्चन मिल गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हमने ट्रिक के द्वारा पढ़ाया है। तो आप लोग आधुनिक भारत के इतिहास की प्लेलिस्ट में जा करके देखना, तो उसमें ये वीडियो मिल जाएगा, तो उसको जरूर देख लेना, हमने पूरा उसको ट्रिक से पढ़ाया है। ठीक है। ऑप्शन है लियाकत अली, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, एओ या जमालुद्दीन अफगानी। तो बताइए कि इसका सही जवाब क्या है? तो आप सभी जानते हैं मोहम्मद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं जो भारत के पहले मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष थे, मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को संविधान में कब शामिल किया गया? बताइए आधिकारिक भाषा के तौर पे हिंदी को संविधान में कब सम्मिलित किया गया? आप इतनी बात तो अच्छे से जानते होंगे, उस दिन क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप हिंदी दिवस कब मनाते हो? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हो। तो यहीं से आप इस चीज़ को टिक कर सकते हो कि 14 सितंबर 1949 को इसको सम्मिलित किया गया और इसी से हम लोग हिंदी दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, भारत के किस राज्य में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो बताइए किस राज्य में स्थित है? आप सभी जानते हैं कि इस मंदिर को, यह जो मंदिर है सूर्य भगवान को समर्पित है, सूर्य देवता उन्हीं को कहते हैं, तो सूर्य भगवान को समर्पित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी इसको स्थान मिला है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है, जहाँ पे जगन्नाथपुरी का मंदिर स्थित है। तो देखते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी राज्य जिले में स्थित है। यह मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। इसे भारतीय वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण माना जाता है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची स्थल में भी सम्मिलित किया गया है। चलिए गांधी जी के आदर्शों पर आधारित पुस्तक को किसने लिखा है? पंडित नेहरू या जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, या लियो टॉलस्टॉय। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है, पूरी गांधी जी के जीवन पे उनके आदर्शों को एक तरीके से मूल्यांकित किया है, लिखने का प्रयास किया है। तो आप सभी जानते हैं कि लियो टॉलस्टॉय के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। भारत में राइट टू इंफॉर्मेशन इश्यू को आरटीआई कहा जाता है, कब लागू किया गया? तो आरटीआई कब लागू किया गया? ऑप्शन है 2002, 2005, 2010 या 2015। तो आप सभी जानते हैं कि आरटीआई 2005 में लागू किया गया। अब क्या है आरटीआई? तो इसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि भारत में राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट 2005 में लागू हुआ।
या कानून नागरिकों को सरकारी संस्थाओं से सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। यानी कि कहने का मतलब है, अगर आपको कोई वैकेंसी नहीं आ रही है या वैकेंसी में कोई समस्याएं हैं, या फिर आपकी कॉपी, जैसे आपने एग्ज़ाम दिया और आपको वो कॉपी नहीं मिल पाई और आपको यह जानना है कि मेरे नंबर कितने थे, आपका चयन नहीं हुआ, तो आप आरटीआई के थ्रू उस कार्यालय से अपनी कॉपी को मंगा सकते हैं डाक के द्वारा, और आप ये जान सकते हैं कि नहीं क्या इसमें वास्तविकता थी। अगर आपको किसी वैकेंसी के बारे में जानना है कि उसमें कितने पद हैं, कोई वैकेंसी आने की संभावना है या नहीं है, तो आप इसके बारे में भी आरटीआई के द्वारा जान सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा की शुरुआत कब की गई? तो आप सभी जानते हैं 1851, 1853, 1857 या 1860। तो बताइए भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा की शुरुआत कब की गई? और आप ये जानते हैं कि मुंबई से थाने रेल चलाई गई थी। मुंबई से थाने के लिए रेल चलाई गई थी। लगभग 34 किलोमीटर की वो रेंज थी जब पहली बार रेल को चलाया गया था। तो ये 1853 की बात है। चलिए, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक? तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब क्या है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक थे जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि बाल गंगाधर तिलक स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय वस्त्रों और वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए शुरुआत की गई थी, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य पर आर्थिक दबाव डाला जा सके। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, ब्रह्मा के वेद की रचना किसने की थी? वेद व्यास, रविन्द्रनाथ टैगोर, बृहस्पति या आदि शंकराचार्य? तो किसने किया था ब्रह्मा के वेद की रचना? तो आप सभी जानते हैं वेद व्यास ने ही 4 वेदों की रचना की थी। किसने? वेद व्यास ने ही 4 वेद लिखे थे। तो कौन कौन से थे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। किसके द्वारा रचित है? तो ब्रह्मा के वेद व्यास के द्वारा रचित है। तो वेद व्यास के द्वारा 4 वेदों की रचना की गई है। ऑपरेशन ब्लू स्टार, अगला क्वेश्चन क्या है? ऑपरेशन ब्लू स्टार का क्या उद्देश्य है? ऑपरेशन ब्लू स्टार सीमा पर युद्ध, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों का सफाया, भारत के बाहरी आक्रमण से सुरक्षा या भारतीय राज्य विभाजन की प्रक्रिया। देखिए ये इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो किसी एग्जाम में ना पूछा गया हो, क्योंकि हमने सभी वनडे एग्जाम और सिविल सर्विसेज से सारी बुकों से छांट करके इसमें क्वेश्चनों को डाला है, ताकि आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको ये भी पता चल जाए कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसी वजह से इसको हमने यहाँ पे लिखा है। तो आप सभी जानते हैं कि ऑपरेशन जो ब्लू स्टार है वो 1984 में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था। तो कहाँ पे? तो अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों का सफाया किया गया था, तब इस ऑपरेशन को चलाया गया था। इसका हम लोग देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन कि ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में भारतीय सेना द्वारा अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में चलाया गया था, जिसका उद्देश्य मंदिर के भीतर आतंकवादी संगठनों को नष्ट करना था। यह अभियान भारतीय इतिहास में एक विवादास्पद और कष्टकारी घटना के रूप में याद किया जाता है। भारत में राजधानी क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? यानी कि इसमें यह क्वेश्चन पूछने का प्रयास कर रहा है कि जो एनसीआर है, एनसीआर का क्षेत्र कितना होता है? ऑप्शन है 400 वर्ग किलोमीटर, 4000 या 3000 या 5000 वर्ग किलोमीटर। तो एनसीआर का जो क्षेत्र होता है तो 4000 वर्ग किलोमीटर का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजीव गांधी की हत्या कब की गई? राजीव गांधी की हत्या 1991, 1995, 1989 या 1992। तो आप बताइए कि राजीव गांधी की हत्या कब की गई थी? तो डेट आपको ये शायद याद हो कि 21 मई की वो डेट है, 21 मई 1991, तमिलनाडु में इनकी हत्या कर दी गई थी। ये सभी आपने एक नाम सुना होगा, लिट्टे एक संगठन है, आतंकवादी संगठन है,
जिसके द्वारा इसमें इनकी हत्या की गई थी। तो 1991 में, तो इनको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 में तमिलनाडु के श्रीपेरुविदुर में एक आत्मघाती हमले में की गई थी। इस हमले में लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम ने अंजाम दिया था। ठीक है, तो लिट्टे के द्वारा एक संगठन है, आतंकवादी संगठन, इसी के द्वारा इनकी हत्या की गई थी। कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो बताइए, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। तो किस क्षेत्र के लिए दिया गया था? शिक्षा, पर्यावरण, मानवाधिकार या बाल श्रम विरोधी कार्य। तो कैलाश सत्यार्थी को बाल श्रम विरोधी कार्यों के लिए 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला हम लोग देखते हैं, सार्वभौम धर्म का विचार किसने प्रस्तुत किया? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या रविन्द्रनाथ टैगोर या पंडित नेहरू। तो आप लोग बताइए, किसने ये दिया था सार्वभौम धर्म का विचार, किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा सार्वभौम धर्म का विचार प्रस्तुत किया गया था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्वामी विवेकानंद ने सार्वभौम धर्म का विचार प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने सभी धर्मों के बीच एकता और समानता की बात करी। वे मानते थे कि सभी धर्मों का अंतर्निहित उद्देश्य एक ही है, मानवता की सेवा। मानवता की सेवा करना सबका एक धर्म है, तो इसलिए उन्होंने सार्वभौम धर्म का विचार प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों, आज का यह टेस्ट कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। जल्दी इसका अगला टेस्ट हम लोग लेकर के आएंगे। आप लोग इसी तरीके से इसका रिवीजन करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, और जो नए लोग जुड़े हुए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को कम से कम एक बार शेयर करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।